हेलो फ्रेंड्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो यूनिट स्टार्ट किया है उसकी सीरीज में आज नया लेक्चर, इसका नाम है जेनेटिक कोड। हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेसिंग, क्योंकि एमआरएनए की प्रोसेसिंग ये सब पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना जेनेटिक कोड है। तो आरएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए। दिस इज डीएनए। दिस इज एमआरएनए। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम, ये इसका 5 प्राइम। अब इससे एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण होता है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए। अब आरएनए की जो स्ट्रैंड है ये सिंगल स्ट्रैंड होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये एमआरएनए है जिससे एक प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसके जो आनुवांशिक है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एमआरएनए, ये जेनेटिक कोड बनाते हैं। ये जेनेटिक कोड बनाते हैं। एक्चुअली यही जेनेटिक कोड जो है, यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। दिस इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। क्योंकि डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। लेकिन ले जाता कैसे है? और यही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एक सेल के अंदर एक्सप्रेस होती है, जो हमें फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप के रूप में दिखाई देती है। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये हमको जेनेटिक कोड के थ्रू डीएनए से प्राप्त होती है। अब जेनेटिक कोड क्या करता है ऐसा? तो देखो, जो इंफॉर्मेशन लास्ट में जो बनेगी डीएनए से वो है प्रोटीन। तो जो हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट में जो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है वो प्रोटीन के रूप में होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन बन जाता है। अब बात है कि जेनेटिक कोड और प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखो कि प्रोटीन तो बना होता है एमिनो एसिड से, प्रोटीन को बनाता है एमिनो एसिड, ठीक है। जबकि ये है न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ, भाई तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अब ऐसा क्या है इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर कि वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? इट मींस कि जो जेनेटिक कोड है ये एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जो प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो एसिड्स को कोड करती है। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो? ओके। जो आनुवांशिक सूचना के रूप में सेल के अंदर एक्सप्रेस होता है। अब हम देखें भाई आनुवांशिक कोड यानी कि जो जेनेटिक कोड है ये किस प्रकार से होते हैं। देखिए, आज हमको पता है कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइडों का एक अनुक्रम होता है। यानी कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जेनेटिक कोड के, उन 3 न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम एक आनुवांशिक कोड होता है या जेनेटिक कोड होता है। ये आज हमको पता है। वैसे तो लगभग 75 से भी ऊपर अमीनो एसिड्स हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें लगभग 20 अमीनो एसिड्स ही काम में आते हैं।
तो देखो एमिनो एसिड्स होते हैं 20, एमिनो एसिड्स हैं 20, ठीक। आनुवंशिक कूट कितने होते हैं? देखिए 20 एमिनो एसिड्स हैं। इन 20 एमिनो एसिड्स का उपयोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो देखो शुरुआत से अगर हम चले तो आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ए, सी, जी और यू, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर हम ये माने कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड से एमिनो एसिड बना है, एक न्यूक्लियोटाइड से एमिनो एसिड बना है, तो कुल 4 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तो कुल कितने बनते हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर बनते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बनेंगे 4 जेनेटिक कोड बनते हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, 4 जेनेटिक कोड बनते हैं। तो ये 4 एमिनो अम्लों को, 4 जेनेटिक कोड है, तो ये 4 एमिनो अम्लों को कोड करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही जेनेटिक कोड से कई एमिनो एसिड को कोडित मानते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हमको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा एमिनो एसिड किस आनुवंशिक कूट के द्वारा कोड किया जा रहा है। इसलिए ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि 4 आनुवंशिक कूट इन 20 एमिनो अम्लों को कोड करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नॉट इनएडिक्वेट टू फॉर्मेशन 20 एमिनो एसिड्स, ये 4 एमिनो एसिड्स इसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि ये शायद 2 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ माने, 2 न्यूक्लियोटाइड से अगर बना हुआ मानते हैं तो देखो आनुवंशिक कूट 4, 2 से बना हुआ है, तो 4 टू पावर 2 इज इक्वल टू 16 एमिनो एसिड्स, यानी कि 16 बनेंगे जेनेटिक कोड इस तरह से। तो 16 जेनेटिक कोड केवल और केवल 16 एमिनो एसिड को कोड करेंगे, 16 एमिनो एसिड्स को कोड करेंगे, इससे ज्यादा वो कोड नहीं कर सकते। हमारे पास टोटल कितने हैं? 20। तो ये 20 एमिनो एसिड्स के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने माना कि आनुवंशिक कूट 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो इट मीन्स 4 टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, और टोटल हो जाएंगे 64। तो 64 जेनेटिक कोड, और इन 64 जेनेटिक कोड से टोटल 61 या हम ये माने भाई हमारे जो 20 एमिनो एसिड्स हैं वो कोड हो जाते हैं, 20 एमिनो एसिड्स कोड हो जाते हैं इस तरह। तो आनुवंशिक कूट जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब 3 न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो एमआरएनए है, उस एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम, 3 न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम एक आनुवंशिक कूट कहलाता है। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक और आगे इस तरह बन गया। तो 3 न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम क्या कहलाता है? आनुवंशिक कूट कहलाता है, जो एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो इस प्रकार से कुल 64 आनुवंशिक कूट बनते हैं, और इन 64 आनुवंशिक कूट में से 61 तो होते हैं जो किसी अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग आनुवंशिक कूट, और 3 आनुवंशिक कूट ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इसलिए उनको स्टॉप कोडन कहते हैं। तो हम यहाँ पर इनका देखिए भाई किस प्रकार से बनते हैं आनुवंशिक कूट, और कैसी इनकी और किस किस एमिनो अम्ल या एक आनुवंशिक कूट या एक एमिनो अम्ल कितने आनुवंशिक कूट के द्वारा
बनाया जाता है। तो हम सारणी में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि सारणी किस प्रकार से बनती है। देखो सारणी में 3 लेटर हैं, एक है फर्स्ट लेटर, एक सेकंड लेटर, एक एंड थर्ड लेटर। तो एक इस तरह से हम यहाँ खींचने की कोशिश करें, सारणी बनाने की कोशिश करें, इस तरह से, इस तरह। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो ये फर्स्ट लेटर होगा, दिस इज द फर्स्ट लेटर। इधर जाएंगे तो ये सेकंड लेटर होगा, और इसके 4 हिस्से हम कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। यहां भी इसको 4 हिस्से कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। देखो ये U C A और G, ऐसे ये फर्स्ट लेटर हो गया, U C A G, और थर्ड लेटर यहां से आएगा U C A G, U C A G, U C A G, U C A और G। इस प्रकार से टोटल ये 3 लेटर्स, दिस इज द थर्ड लेटर जो आनुवंशिक कूट के अंदर होता है। जैसे मान लो मैं लिखूं U C A, तो फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर। तो फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, यहाँ से इस तरह से हम इनको बनाते हैं। तो देखिए आप कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट लेटर दिस इज U, सेकंड लेटर U, और थर्ड लेटर यहाँ से आएगा U, इस तरह से। ऐसे ही U U C, ठीक, U U C, U U C, ठीक। उसके बाद U U U U U U, इसमें आप देखेंगे दोनों लेटर समान होंगे, बस तीसरा लेटर जो है वो अलग होगा। C हो गया, उसके बाद ये A हो जाएगा, A हो गया, और उसके बाद एक हमारे पास ये G हो गया। इस तरह से टोटल ये 4 लेटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे बनाए जाते हैं। तो हम इस पूरी सारणी को यहाँ बनाते हैं। तो दिस इज ये टेबल है, दिस इज द टेबल ऑफ जेनेटिक कोड फॉर्मेशन। किस प्रकार से हम जेनेटिक कोड को यहाँ बनाते हैं। तो ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये सेकंड लेटर, ये थर्ड लेटर। तो इस प्रकार से हमने ये टेबल को ड्रॉ किया है। अब इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने U से स्टार्ट किया है, U U U। तो यहाँ देखिए U U U U U C, ये दोनों पहले वाले जो दोनों आनुवंशिक कूट है, ये फेनिल एलानिन को कोड करता है, ये ल्यूसिन को कोड करता है, यहाँ पर ये चारोसिन को कोड करते हैं, यहाँ पर ये दोनों टायरोसिन को कोड करते हैं। उसके बाद देखो ये UAA और UAG, यहाँ UAA UAG और UGA, ये 3 स्टॉप कोडोन हमने यहाँ पर देखे। दिस इज द स्टॉप कोडोन, दिस इज स्टॉप कोडोन, और दीज आर 2 आल्सो स्टॉप कोडोन। ये 2 भी और वो अकेला, ये स्टॉप कोडोन है। तो इनके नाम जो स्टॉप कोडोन है, इनके उस नाम में दिए गए हैं। जैसे UAA को ओकर कहा गया है, UAA को ओकर कहा गया है। इसको
अंबर कहा गया है और इसे ओपल कहते हैं। ये 3 आनुवंशिक कूट हैं, UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों स्टॉप कोडन है यहाँ पर। उसके बाद देखो ये चारों ल्यूसीन को कोड करते हैं, ये चारों कोडन को। तो इस प्रकार से हम जब यहाँ देखें तो कुल मिलाकर के हमारे पास 64 जेनेटिक कोड हैं, 64 जेनेटिक कोड हैं, जिनमें से हम देखें तो 61 कोड हैं जो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं और 3 यहाँ पर हैं स्टॉप कोडोन जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। 3 स्टॉप कोडोन है और 61 हमारे सेंस कोडोन है। एक वन टाइप देखा जाए तो एक तरह से सेंस कोडोन है। सेंस कोडोन मतलब ये किसी ना किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो इन सबको देखें अगर हम इस तरह से तो इनके लास्ट में कैरेक्टर्स देखते हैं, तो थोड़ा हम जिक्र करेंगे कैरेक्टर के साथ साथ। तो ये आनुवंशिक कोडोन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आनुवंशिक कूट, ऑफ कोडोन, ठीक। तो सबसे पहली बात तो है नंबर 1, फर्स्ट कैरेक्टर इज यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कोडोन है। इट मीन्स ये सार्वत्रिक है। सार्वत्रिक का मतलब होता है कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो, ये सभी में उसी प्रकार से आनुवंशिक कूट मतलब उसी प्रकार से एमिनो एसिड बनाते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर ये आपको दिखाए गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ AUG स्टार्ट कोडोन है और ये मेथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है, मेथियोनिन को। तो ये सभी जातियों में या सभी जीवों के अंदर मेथियोनिन को ही कोड करेगा और यही स्टार्टिंग कोडोन होता है। कभी कभी GUG को भी जो वैल्यू को कोड करता है इसको भी आनुवंशिक कूट माना जाता है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट के अंदर ये मेथियोनिन होता है। यानी कुल मिलाकर के बात ये जितने भी ये एमिनो एसिड के जो कोडोन आपको दिख रहे हैं ये सब सभी जातियों में सभी जीवों में एक ही प्रकार के एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, दूसरे को कोड नहीं करते हैं। दूसरा कैरेक्टर इसका कि कॉमा लेस होते हैं, कॉमा लेस होते हैं, इनके अंदर कॉमा नहीं होता है। जैसे मैं एक आरएनए की श्रृंखला लिखते हैं यहाँ पर, जैसे UCC CAG CGC GGA, एक मैंने यहाँ पर आनुवंशिक कूट एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो देखो मैं बहुत दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ कि पूरा खेल न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का है। तो इस सीक्वेंस को इनकी mRNA की सीक्वेंस है। हम कह रहे हैं आनुवंशिक कूट जो कॉमा लेस होता है, ऐसा नहीं कि भाई एक आनुवंशिक कूट और दूसरे आनुवंशिक कूट के बीच में यहाँ पर कोई कॉमा हो, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक सीधी श्रृंखला ही होती है। पहले बता दो किसी भी चीज के लिए DNA पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, ना ही वहां पर कोई ऐसा निशान लगा रखा है जिससे हमको पता लग जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक वो चीज है, यहाँ से यहाँ तक वो चीज है। सब कुछ ओपन है, बस वो सीक्वेंस जहाँ आ जाती है बस वो अपना काम दिखा जाती है। तो ऐसे ही जब UCC CAG जो 4 आनुवंशिक कूट यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके बीच में कोई कोमा, फुल स्टॉप, अल्पविराम, पूर्णविराम कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सब सीधा सीधा होता है। तो ये कॉमा लेस होते हैं। नेक्स्ट लीनियरिटी, ये वही लीनियर होते हैं, रेखीय होते हैं और ये 5' to 3' दिशा में होते हैं। तो हमको पता है कि जो RNA है वो भी 5' to 3' होता है, DNA है वो भी 5' to 3' होता है। तो उसी प्रकार से जो RNA की श्रृंखला है उसी के 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये, तो उसी के अनुसार ये भी 5' to 3' ही पढ़े जाते हैं। इनको पढ़ने का भी तरीका वही होता है जो RNA और DNA को होता है।
नंबर थर्ड इज नॉन ओवरलैपिंग। ये नॉन ओवरलैपिंग अनअतिव्यापित होते हैं भाई, अनअतिव्यापित। ऐसा नहीं है कि मान लो ये CAG GAC CAG ये है, तो एक कोडोन ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई इसकी दो इस तरह से, ऐसा नहीं कोई दो ये इसके आ गए, एक न्यूक्लियोटाइड इसका आ गया तो एक चौथा बन गया, यहाँ से ये इसके साथ आ गया ऐसे बन गया, कभी नहीं होगा। ये इसके साथ ऐसे बन गया, कभी नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। यानी एक आनुवंशिक कूट के कोडोन या कूट के न्यूक्लियोटाइड कभी भी दूसरे आनुवंशिक कूट के साथ शेयर नहीं होते हैं। दीज आर नॉन ओवरलैपिंग, अर्थात ये अनअतिव्यापित होते हैं। खुद के न्यूक्लियोटाइड, खुद के जो कोडोन है या खुद के कोडोन के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ही उसी के साथ रहते हैं, किसी दूसरे के साथ साझा नहीं होते या शेयर नहीं होते, अर्थात ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। एक नंबर 5 इज ट्रिपलेट इन नेचर। ट्रिपलेट इन नेचर, ये तो इनका नेचर है ये भाई, ये 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम से बने होते हैं, अर्थात ये ट्रिपलेट होते हैं। हमने देख लिया पहले कि एक से नहीं होते हैं, दो से नहीं होते हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम से बने होते हैं, और दीज आर ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं। देन सिक्स नंबर इज चेन इनिशिएशन कोडोन। चेन इनिशिएशन कोडोन, और हमको पता है कि भाई 64 न्यूक्लियोटाइड में से 64 आनुवंशिक कूट में से एक आनुवंशिक कूट स्टार्टिंग कोडोन होता है, जिसको हम नाम देते हैं AUG, इज स्टार्टिंग कोडोन दैट कोड मिथियोनिन, हम जान चुके हैं ये स्टार्टिंग कोडोन है। उसके बाद हम स्टॉप कोडोन की बात करें, 7वां स्टॉप कोडोन, तो स्टॉप कोडोन मैंने आपको ऊपर लिखी रखे, ये 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। इनके नाम भी है, ओकर है, अंबर है, ओपल है। और आपको पता है कि ये स्टॉप कोडोन किसी भी आनुवंशिक कूट, यानी ये जो आनुवंशिक कूट है ये किसी भी एमिनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। तो जैसे ही mRNA से जब ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है तो राइबोसोम को tRNA अमीनो एसिड उपलब्ध करवाता है। जिस प्रकार का आनुवंशिक कूट आता है उसी प्रकार का tRNA अमीनो अम्ल राइबोसोम को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो अब जब ये स्टॉप कोडोन आ जाते हैं तो 61 प्रकार के आनुवंशिक कूट तो किसी न किसी अमीनो अम्ल को बनाएंगे और tRNA आसानी से ले लेता है। लेकिन जब ये 3 आ जाते हैं तो अब tRNA ढूंढता तो है कि भाई कोई ना कोई होगा, लेकिन क्या है कि किसी आनुवंशिक कूट, ये आनुवंशिक कूट किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इसलिए उसको कोई अमीनो अम्ल मिलता नहीं है और वो उस जगह पर अमीनो एसिड जोड़ता नहीं है और राइबोसोम की साइड जो खाली रह जाती है और इस प्रकार से इसका टर्मिनेशन हो जाता है। देखो थोड़ा हम डायग्राम के उससे देखते हैं कि आखिर कैसे होता है। देखिए जैसे ये RNA है, ठीक है, इस पर दिस इज राइबोसोम की लार्जेस्ट सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट। इसमें 3 स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये है और एक ये है। दिस इज A साइट, दिस इज P साइट, दिस इज E साइट। बस सिंपल समझिए। तो देखो tRNA जो अमीनो अम्ल लाता है वो इस जगह पर छोड़ता है, यहाँ पर। दूसरी कंडीशन, अब ये यहाँ पर जो आया है ये यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा। A साइट हमेशा खाली रहेगी। क्यों खाली रहेगी? क्योंकि A साइट पर ही नया tRNA या नया एमिनो एसिड आके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा खाली रहेगी। ये जब यहाँ पर पेप्टाइड बंध बन जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला ये हमेशा खाली रहेगी क्योंकि आने वाला जो एमिनो एसिड है वो इसी जगह पर आएगा। ठीक है,
तो अब देखो कि जैसे टीआरए दबादब लेके आ रहा है, लगातार लेके आ रहा है एमिनो एसिड को, लेकिन जब स्टॉप कोडन आ जाता है तो फिर एमिनो एसिड को पहचानने से मना कर देता है, क्योंकि ये किसी एमिनो एसिड को कोड कर ही नहीं रहे। जब कोड नहीं कर रहे हैं तो फिर ये साइट है जो टीआरएन है वो यहाँ पर इस साइट को खाली छोड़ देता है, लेकिन ये आगे निकल जाता है, तो जो कंटिन्यूटी है प्रोटीन निर्माण की वो यहाँ पर टूट जाती है और श्रृंखला का समापन हो जाता है। इसीलिए हम इनको समापन कोडन कहते हैं। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके लक्षण या कैरेक्टर्स हैं। तो 8वां कैरेक्टर जो है वो है अनएम्बिग्यूटी। अनएम्बिग्यूटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं असंदिग्धता, असंदिग्धता। हिंदी में कहें तो असंदिग्धता, असंदिग्धता मतलब हमको इन पर कोई संदेह नहीं है। यह आप देखिए कि कोई सा भी एक आनुवंशिक कोड 2 एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है। इस पूरी की पूरी टेबल में आप देखिए कि कोई सा भी आनुवंशिक कोड 2 एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है। इसको हम कहते हैं असंदिग्धता। इसका मतलब है कि हमको इन पर कोई संदेह नहीं है कि एक आनुवंशिक कोड एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। ये 100% सत्य बात है। ठीक है, या इस पूरे टेबल में आप देख लीजिए, कहीं भी आपको एक सिंगल आनुवंशिक कोड नहीं मिलेगा जो 2 एमिनो एसिड को कोड करता हो। नहीं है। उसके बाद आगे देखें, ये है असंदिग्धता। एक इसी से मिलता जुलता और इससे मिलता जुलता है जिसको हम कहते हैं डीजेनरेसी। डीजेनरेसी ये क्या है? देखो, ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। देखो, मैंने अभी कहा कि ये अनएम्बिगुअस होते हैं, अर्थात असंदिग्ध होते हैं, यानी कि एक आनुवंशिक कोड केवल एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, दूसरे को नहीं करेगा। दिस इज अनएम्बिग्यूटी। दूसरा डीजेनरेसी, इसका मतलब है कि एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए एक से ज्यादा आनुवंशिक कोड हो सकते हैं। बस दोनों बातों का ही ध्यान समझ में आ जाए तो पूरे आनुवंशिक कोड समझ में आ जाते हैं। पहला है अनएम्बिग्यूटी। इसका मतलब है कि एक आनुवंशिक कोड केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। दिस इज अनएम्बिग्यूटी। एक आनुवंशिक कोड केवल एक अमीनो अम्ल को कोड करेगा। दिस इज अनएम्बिग्यूटी। दूसरा डीजेनरेसी, इसको हिंदी में कहते हैं हम अपहास्यता। इट मीन्स कि एक अमीनो अम्ल को बनाने के लिए एक से ज्यादा आनुवंशिक कोड हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यू ये फेनिल एलेनिन को कोड करता है। फेनिल एलेनिन। दिस इज ल्यूसिन, दिस इज सीरीन, ल्यूसिन, प्रोलिन, आइसोल्यूसिन, मेथिओनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, दिस इज लाइसिन, एएसएन मतलब एस्परजिन, ग्लूटामिन, हिस्टीडीन, टायरोसिन, सिस्टीन, है ना, आर्जिनिन, सीरीन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। इस प्रकार से ये एमिनो एसिड्स हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि इस पूरे चार्ट में यू केवल फेनिल एलेनिन को ही बना रहा है। तो इस चार्ट में कहीं भी एक दूसरा एमिनो एसिड कोड नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिस इज अनएम्बिगुअस, यानी कि ये असंदिग्ध है कि ये कभी भी किसी भी जीव के अंदर एक आनुवंशिक कोड 2 एमिनो अम्लों को कोड नहीं करेगा। डीजेनरेसी है, कैसे है? देखो, डीजेनरेसी का मतलब होता है कि एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए एक से ज्यादा आनुवंशिक कोड हो सकते हैं। एक अमीनो अम्ल को बनाने के लिए या कोड करने के लिए एक से ज्यादा आनुवंशिक कोड हो सकते हैं। देखो, फेनिल 2, ल्यूसिन 2, ल्यूसिन 2, तो 2 और 4 6। ल्यूसिन को बनाने के लिए हमारे यहाँ 6 हो गए।
यानी कि ल्यूसीन जो है वो 6 आनुवंशिक कूट के द्वारा बनाया जाता है। तो देखो CU ल्यूसीन, यू ल्यूसीन, ठीक है। उसके बाद देखो वेलिन को 4 बनाते हैं, थ्रेओनीन को 4 बनाते हैं, प्रोलिन को 4, सीरीन को 4, टायरोसिन को 2। यानी बहुत ही कम है जिनके लिए 1 है, ज्यादातर के लिए तो 2 है। इसका मतलब है कि डीजेनरेसी होती है। एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए 1 से ज्यादा आनुवंशिक कूट हो सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद अगर आप देखें, वेरी गुड। अब हम यहां देखें कि डिजेनरेसी के, तो डिजेनरेसी में हमने देख लिया भाई एक अमीनो एसिड 1 से ज्यादा आनुवंशिक कूट के द्वारा कोड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कैरेक्टर्स हमने इसके यहाँ देखे। इतने कैरेक्टर्स में सभी कैरेक्टर्स हमने इस सारणी के अनुसार देखें। तो आनुवंशिक कूट हमारे पास 64 हैं, इनमें से 61 किसी अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। 3 ऐसे हैं जो किसी भी अम्ल को, अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, वो स्टॉप कोडन कहलाते हैं। AUG इसमें एक स्टार्टिंग कोडन होता है। तो दिस इज द एनएम्बिगस। इसका मतलब है कि एक आनुवंशिक कूट केवल एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है, और डीजेनरेसी का मतलब है कि एक अमीनो अम्ल को बनाने के लिए 1 से ज्यादा आनुवंशिक कूट हो सकते हैं। एक चीज और थोड़ी सी, कि जिस प्रकार से हमारे पास यहाँ 61 आनुवंशिक कूट हैं या 64 आनुवंशिक कूट हैं, उसी प्रकार टीआरएनए भी डीजेनरेट होता है। टीआरएनए भी डीजेनरेट होता है, वो भी अनएम्बिगुअस होता है, उसके अंदर भी यही कैरेक्टर होता है। क्योंकि टीआरएनए के अंदर भी एंटी कोडोन लूप होता है। तो प्रत्येक आनुवंशिक कूट के लिए एक टीआरएनए होता है। तो उसी तरह जिस प्रकार से एक अमीनो अम्ल को 1 से ज्यादा आनुवंशिक कूट बनाते हैं, उसी प्रकार से एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से ज्यादा या एक आनुवंशिक कूट के लिए 1 से ज्यादा टीआरएनए हो सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट आनुवंशिक कूट। अभी हम और भी बातें करेंगे इस आनुवंशिक कूट से संबंधित। अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक और है इसका छोटा सा, जिसे कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। और वोबल हाइपोथेसिस टॉपिक इज वोबल हाइपोथेसिस। देखिए ये क्या होती है। एक हमारा आरएनए है, दिस इज आरएनए, और यहां पर कोई कोडोन है जिसका नाम मैं लिख रहा हूं AUG। आगे ही बहुत सारे कोडोन हैं। अब हम कह रहे हैं टीआरएनए इस कोडोन को पहचानता है कि कौन सा एमिनो अम्ल कोड होगा। ये काम कौन पहचानता है? टीआरएनए। तो दिस इज 5 डैश, दिस इज 3 डैश, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। इसका मतलब है इसमें जो दिशा है वो इधर से इधर की तरफ है। तो भाई टीआरएनए आता है। टीआरएनए जो है यहां आता है। ये टीआरएनए का एंटी कोडोन लूप है। इस तरह से। तो एंटी कोडोन लूप में
यहां पर AUG है तो इस जगह पर A से U, A और C होना चाहिए। दिस इज एंटीकोडोन। ये तभी जो आके जुड़ेगा इसके ऊपर, अगर इस तरह से नहीं है तभी तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जितने प्रकार के आनुवांशिक कूट हैं, वैसे तो कहते हैं कि भाई उतने प्रकार के टीआरएनए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं। जितने प्रकार के आनुवांशिक कूट हैं लगभग उतने ही प्रकार के टीआरएनए होते हैं, क्योंकि टीआरएनए का जो एंटीकोडन रूप है वो इस आनुवांशिक कूट के अनुसार ही रहेगा। ठीक, तो ये यहां पर आके जुड़ेगा। अब वोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है? देखो, वोबल हाइपोथेसिस कहती है कि टीआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइडों का एक एंटीकोडोन है और यहां पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक कोडोन है। तो शुरू के जो 2 हैं ये बहुत अधिक मजबूती से जुड़े होते हैं, टाइटली। तीसरा जो बेस है वो इतना मजबूत नहीं होता है, उसे हम कहते हैं वोबल। जो तीसरा जो सी है वो इतना मजबूत नहीं होता है, उसको हम कहते हैं, ये ढीला ढाला जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं वोबल बेस या वोबल क्षार। और ये जो हाइपोथेसिस है इसे हम कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। वोबल मीन्स होता है ढीला ढाला, लूज बाइंडिंग। ये है, ये एंटीकोडोन के जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें से 2 न्यूक्लियोटाइड्स अधिक मजबूती से जुड़े होते हैं और तीसरा न्यूक्लियोटाइड इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो कम मजबूती से जुड़ा होता है, अर्थात ढीला ढाला जुड़ा होता है। इसको हम कहते हैं वोबल बेस या वोबल क्षार। और इस तकनीक को या इस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। अब एक चीज और है भाई कि कुछ ऑर्गेनिल्स ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें कुछ जो आनुवंशिक कूट है वो इस सारणी से अलग है। मतलब वो किसी, यहाँ पर जैसे ये स्टॉप कोडोन है लेकिन वहां उस पर वो किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, और कुछ अलग अलग जीव हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम देखें तो ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूजीए है, यूजीए ये ईस्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफान को कोड करता है, ट्रिप्टोफान को कोड करता है। जबकि ये न्यूक्लियस के अंदर जो ये हमने देखा यहाँ पर एक स्टॉप कोडोन है, तो एक ही यहाँ पर दोनों का अपवाद है। ठीक है, उसके बाद जो CU है, CU से संबंधित जितने भी अनुवांश है, CUU, CUA, CUC, CUG, ये सब आइसोल्यूसिन को कोड करते हैं। ठीक है, किसको कोड करते हैं? ये सब आइसोल्यूसिन को कोड करते हैं। लेकिन इसी में ये थ्रेओनिन को कोड करते हैं। इसी में क्या करते हैं? ये थ्रेओनिन को कोड करते हैं। ऐसे ही जो AUA है, AUA ये आइसोल्यूसिन को कोड करता है, आइसोल्यूसिन को कोड करता है, लेकिन इसके अंदर ये मिथ्योनिन को कोड करता है। लेकिन इसके अंदर क्या करता है? ये मिथ्योनिन को कोड करता है। दोबारा देखिए, UGA ट्रिप्टोफान कोड करता है, जबकि यहाँ पर स्टॉप कोडोन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि CU जो है, ये CU ये देखो ल्यूसिन को कोड कर रहा है। CU जो है वो ल्यूसिन को कोड कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ये थ्रेओनिन को कोड करता है। ऐसे ही यहाँ देखो, ये AU जो सीक्वेंस है, AUA आइसोल्यूशन को कोड करता है, जबकि यहाँ पर ये मिथ्योनिन को कोड करता है। तो ये कुछ ऐसे कोडोन हैं जो एम्बिग्युअस हैं, यानी कि थोड़े संदिग्ध हैं। मैंने यहाँ पर एम्बिग्युअसी का बताया था कि भाई एक आनुवंशिक कूट केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, जबकि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक आनुवंशिक कूट 2 एमिनो एसिड को भी बना सकता है। लेकिन कुछ ही है, सब नहीं है।
नॉर्मल कंडीशन में ये अनएम्बिगुअस ही होते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा जेनेटिक कोड से संबंधित। तो जेनेटिक कोड आनुवंशिक कोड होने के बाद हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों।